जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जिस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन करनी है वो है द थ्री क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय। इसकी समरी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, तो अब ज़रा देखते हैं कि ये है क्या, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द थ्री क्वेश्चंस। क्या है चैप्टर के तीन सवालात। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything. एक दफ़ा हुआ ये कि एक बादशाह ने ये यकीन या इत्मीनान करना चाहा कि काश उसे पता चल जाए कि हर वक्त को शुरू करने का सही वक्त क्या है। If he knew who are the right people to listen to were and whom to avoid, अगर वो ये जान पाए कि कौन से लोगों को ज़्यादा अहमियत से सुनना चाहिए और कौन से लोगों से बचना चाहिए, एंड above all, और इसके अलावा सब, if he always knew, अगर वो ये जान सके what was the most important thing to do, कि कौन सी वो सबसे अहम चीज़ है जिसको करना चाहिए। ही वुड नेवर फॉल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, कि वो कभी भी, अंडरटेक का क्या मतलब होता है, अंजाम देना। इसका मतलब है अगर वो उसको इस इन क्वेश्चंस के सवालात मिल जाएं कि सबसे अहम काम क्या है करने के लिए, सबसे अहम लोग कौन है जिनको सुना जाए, और कौन सी वो चीज़ है जिसको किया जाए तो बंदा खतरात से बच सकता है। ठीक है। तो अंडरटेक का क्या मतलब है, अंजाम देना। देखते हैं नेक्स्ट। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, और ये जो ख्याल था ये उसके जहन में ही था, उसने उसका जहन पे कब्जा कर रखा था। हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do। ठीक है। प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब होता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का ऐलान करना। किंगडम सल्तनत को कहते हैं और नेसेसरी इंपॉर्टेंट या ज़रूरी को कहते हैं। अब उसने अपनी रियाया में क्या किया, अपने लोगों में जहाँ पे उसकी हुकूमत थी, उसने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स मुझे इन सवालात के जवाब देगा कि हर काम को करने का सही वक्त क्या है और कौन से वो ज़रूरी लोग हैं जिनके साथ हमें मौजूदा वक्त में होना चाहिए, ही माइट एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कि कोई इस बात का जवाब दे दे कि कौन सी वो चीज़ है अहम जिसको करने के लिए मौजूदा वक्त में करना चाहिए। सिंपल। ठीक है। उसके ये तीन क्वेश्चन थे और वही तीन क्वेश्चन का उन्होंने ऐलान किया कि इन चीज़ों के जो मुझे जवाब दे देगा उसको मैं इनाम दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए। नेक्स्ट है, एंड लर्नड मैन केम टू किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। लर्नड मैन का क्या मतलब है कि बड़े आलम फाजल जो खुद को बड़ा लोग समझते थे वो आए बादशाह के पास, लेकिन वो भी बादशाह को इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके, तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और उसका जो पहला क्वेश्चन था, सम सेड, उसके पहले क्वेश्चन के बारे में, पहले सवाल के बारे में कुछ लोगों ने ये जवाब दिया, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि ये जानने के लिए कि हर काम को करने का सही वक्त कौन सा है, वन मस्ट ड्रा अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, कि इसके लिए अच्छा है कि हर बंदा महीने का अपना पहले एक कैलेंडर बना ले। ठीक है। ड्राफ्ट का क्या मतलब है, तैयार कर ले या बना ले। मंथ्स एंड ईयर्स, के साल और महीनों का वो अपना एक कैलेंडर बना ले कि कौन से दिनों में क्या काम करना है, तो ये बेहतर रहेगा। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, पहले के वो महीने, दिनों और साल का कैलेंडर बना ले और फिर उस पे सख्ती से अमल पैरा हो, जो भी दिन जो भी काम हो और उसी के मुताबिक करें। तो इस तरह से सही काम को सही वक्त पे किया जा सकता है। ओनली दस सेड दे, और यही उन्होंने कहा, कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि यही वो एक तरीका है कि हर काम को उसके सही वक्त पर किया जा सकता है।
ठीक है, कि साल का पहले कैलेंडर बना लें, फिर महीनों का कैलेंडर बना लें, फिर दिनों का बना लें और फिर लिख दें कि सारा साल इस दिन के इस महीने में ये काम करना है, साल के इस महीने में इस दिन, और ये सारी चीज़ें अगर ड्रा कर ली जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, वो इससे ठीक हो जाएगा, हर काम को सही से किया जा सकता है। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. और बाकी लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर्ड का मतलब है बताया या ऐलान किया, एंड अदर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोरहैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये तो है ही नामुमकिन बात कि इससे पहले कि आपको पता लगा लें कि सही वक्त कौन सा है हर काम को करने का, क्योंकि अभी आपके फ्यूचर को आप जानते नहीं हैं, आप कैसे बता सकते हैं साल का आगे। फॉर एग्जांपल, अब ये जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है नवंबर 2024, मैं नवंबर 2025 में कैसे बता सकता हूँ कैलेंडर बना के मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ये लोगों की सही दलील थी, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी ऑब्जर्व्ड इन आइडल पास टाइम, ठीक है। और फिर कैसे, नॉट लेटिंग कहता है कि कोई ये नहीं कर सकता कि वो माजी में ही रहता रहे। अब ऐसा तो नहीं होता कि माजी में कोई, अगर इस नवंबर में मेरे साथ कोई हादसा हो रहा है या कोई खुशी हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी कैलेंडर को अगले साल भी फॉलो करूं, ठीक है। आइडल किसको कहते हैं, आइडल का मतलब होता है बेकार, ठीक है। माजी में जीना तो वैसे ही बेकार होता है ना, ठीक है। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हर इंसान को उसमें शमूलियत करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए जो मौके पे हो रहा होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल। और फिर उसी वक्त ये देख के करना चाहिए कि किस काम को करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मौके पे ही देख लें कि किस चीज को करने की सबसे ज्यादा जरूरत है मौके पे। अदर्स, और दूसरों ने अगेन और दोबारा सेड कहा, दैट हाउएवर ताहम अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है। अब ये सबको सुन तो रहा है बादशाह, लेकिन बादशाह भी अब ये कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है, कोई इस बात का क्या जवाब दे रहा है, कोई इस बात का क्या जवाब दे रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। अब ये उसको लग रहा था कि ये तो है ही नामुमकिन कि इंसान को हर उस चीज का पता चल जाए कि किस लम्हे पे कौन सा काम करना है। फिर तो ये तो परफेक्शन हो गया, तो ये तो परफेक्शन होगी, और परफेक्शन तो सिर्फ ऑलमाइटी अल्लाह से बिलोंग करती है, ऐसा नहीं है। इंसान गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता मेरे ख्याल में इंसान, ठीक है। अगर इंसान परफेक्ट हो गया तो फिर तो हम आदम की निशानी ही ना रहे ना। जैसे क्या कहते हैं कि आदम से चल रहा है खताओं का सिलसिला, इंसान अपने बाप के नक्शे कदम पे है। अगर हम परफेक्ट हो गए बस फिर तो हम आदम की निशानी ही नहीं रहे। तो इसलिए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट दैट he should have he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything। अब हुआ क्या कि उसने एक काउंसल, काउंसल किसको कहते हैं, जिसमें पूरी ग्रुप होता है लोगों का। अब उसने काउंसल बनाई एक सियाने लोगों की, जिसमें वो होंगे और वो इस चीज में उसकी मदद करेंगे कि हर काम को करने का एक खास वक्त जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। उसने अपनी एक गैदरिंग, अपने एक लोगों की जमात बना ली, काउंसिल बना ली। बट देन अगेन, लेकिन फिर अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल। लेकिन फिर कुछ ने कहा कि ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका वो लोग जवाब दे सकें, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम आर नॉट। लेकिन फिर था क्या कि एक ही दम ये डिसाइड करना कि किस चीज़ को करना है, किसको नहीं करना, ये भी फिर वही बात है कि हम इंसान हैं तो इंसान इंसान ही होता है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन इस चीज़ का फैसला करने के लिए वन मस्ट नो बिफोर हैंड वट वाज गोइंग टू हैपन। अब ये कि कौन सा काम किस वक्त पे किस लम्हे पे ठीक हो सकता है, ये जानने के लिए तो ज़रूरी है कि पहले इंसान को पता हो कि फ्यूचर में होगा क्या, और इंसान को तो फ्यूचर का पता नहीं है। इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, या तो ये फिर जादूगर ही हो सकते हैं जो इसके बारे में जान सकते हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन,
ये जानने के लिए कि हर काम को करने का सही लम्हा, सही वक्त कौन सा है, वन मस्ट कंसल्ट द मैजिशियन। तो फिर किसी भी आदमी को जो ये जानना चाहता है कि आगे फ्यूचर में या कभी भी हर काम को करने का सही लम्हा कौन सा है, ये तो फिर उसे जादूगरों से ही राब्ता करना पड़ेगा। इक्वली वेरियस, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। और जिस तरह पहले क्वेश्चन के सब ने जवाब दिए, उसी तरह दूसरे दूसरे सवाल के भी, क्योंकि सवाल तो तीनों एक जैसे हैं ना। ये तो एक इंटेलेक्ट लेवल पे थे ना, जो बादशाह को अगर समझ नहीं आ रही, बादशाह किसी भी रियासत का कोई पागल नहीं होता। अब बादशाह के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है एक लेवल के क्वेश्चन थे। तो दूसरे क्वेश्चन का भी वैसा ही हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के भी सब ने मुख्तलिफ जवाब दिए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर। कि जब उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं, तो दूसरों ने वही कि आपके काउंसलर जो आपको मुशावरत देते हैं, क्योंकि रियासत चलाने के लिए सिर्फ एक बादशाह का दिमाग ही तो काफ़ी नहीं होता। तो किस उसके पास काउंसिल होती है, जैसे वजीर और मुशीर होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके लिए सबसे जो अहम लोग हैं वो है जो आपकी रियासत को चलाने के लिए बताते हैं। अब अदर्स, और फिर दूसरों ने कहा द प्रीस्ट्स। प्रीस्ट किसको कहते हैं? पादरी को कहते हैं। जिस तरह हमारा इस्लाम में मौलवी होता है, स्कॉलर होता है, इसी तरह क्रिश्चियंस का ईसाइयत में उनका प्रीस्ट होता है। अब ये जो रिलीजियस लोग थे, उन्होंने कहा है कि सबसे अहम लोग कौन है? प्रीस्ट हैं, क्योंकि वो हमें मजहब के बारे में बताते हैं, खुदा के बारे में बताते हैं। अदर्स, और फिर दूसरों ने कहा द डॉक्टर्स। कुछ ने कहा कि नहीं, डॉक्टर हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी जान बचाते हैं। वाइल सिंह सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। ये सिंह नहीं है, ये सम है। ये जो वर्ड है ये सम है। सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ ने फिर क्या कहा कि जो लड़ाका हैं, जो जंगजू हैं, जो आर्मी है, जो उसके जो लोग हैं वो सबसे अहम है, क्योंकि रियासत को बचाने के लिए सबसे अहम किरदार उन्हीं का होता है। ठीक है, अब देखें जो उसके जिस लेवल के क्वेश्चन थे, उसी लेवल पे सारे क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, हमारे एक टीचर सुनाया करते थे कि पढ़ने के वक्त खूब पढ़ो, खेलने के वक्त खूब खेलो, खुश रहने का है यही तरीका, हर काम का सीखिए सलीका। अगर आप हर काम को सलीके से कर लेते हैं। अब जो वॉरियर थे, जो जंगजू थे, उनको लगता था कि हम बहुत अहम हैं क्योंकि हम मुल्क को बचाते हैं। जो डॉक्टर हैं उनको लग रहा है कि हम मरीजों को बचाते हैं। जो पादरी हैं वो कहते हैं हम इनको मजहब बताते हैं। ठीक है, सबको यही लग रहा है अपने लिहाज से कि हर बंदा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है उसका भी उन्होंने वैसे ही आंसर करना था। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन उसका कोई मजाक तो नहीं था। एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि कौन सा ऐसा पेशा है जो सबसे अहम है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। अब जाहिर सी बात है जो साइंस से ताल्लुक रखते हैं, आपने भी देखा होगा अपनी जिंदगी में, जो आपको मैथ पढ़ाता है वो आपको क्या कहता है कि मैथ इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। जो आपको फिजिक्स पढ़ाता है वो भी आपको फिजिक्स के बारे में बताता है। जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है वो भी इंग्लिश के बारे में बताता है कि लिटरेचर में हर चीज़ आ जाती है। इसी तरह हर बंदा क्या करता है? खुद को डिफेंड करता है। अदर सेड इट वाज स्किल इन द वारफेयर, एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजन टू वर्शिप। और फिर कुछ ने क्या कहा? इट वाज स्किल इन द वारफेयर, कि वारफेयर के जंग के दिनों में स्किल्स होनी चाहिए जो इंसान को बचाएं। अदर्स, फिर कुछ ने कहा अगेन दोबारा कि दैट इट वाज अ रिलीजियस वर्शिप, कि ये तो क्या हो गई? ये तो एक मजहबी इबादत हो गई। ठीक है, अब इसी तरह ऑल आंसर्स बीइंग डिफरेंट। अब जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन क्या थे? मुख्तलिफ थे। द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम। बादशाह को बादशाह ने उनमें से किसी से भी इत्तेफाक नहीं किया। एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और किसी एक को भी उसने इनाम नहीं दिया, क्योंकि वो जब किसी से था ही नहीं मुतमैन, तो वो किसी को क्या देता इनाम। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, लेकिन अब भी उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने इन सवालात के सही जवाबात ढूंढे। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। ठीक है, कंसल्ट किसका मतलब होता है मशवरा करना। हर्मिट किसको कहते हैं? वाइज मैन को कहते हैं। वाइडली का मतलब होता है वसी पैमाने पर। रिनाउंड का मतलब होता है मशहूर।
फॉर हिज विजडम। और फिर बादशाह क्या फैसला करता है? बादशाह ये फैसला करता है कि उसके इलाके में, उसकी रियासत में एक दाना आदमी रहता है कि वो उससे मशवरा करेगा। अब देखिए दाना लोग कहाँ मिलते हैं, जरा आगे देखिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड। अब वो जो हर्मिट था, वो जो दाना आदमी था, वो कहाँ रहता था? वो जंगल में रहता था, जो कि वो कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहता था जंगल। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक। और वो सादा इंसान है जो इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना ज़हीन है, वो सिर्फ किन लोगों को अपने पास आने देता था? फोक कहते हैं आम लोगों को, ठीक है? वो आम लोगों को ही अपने पास आने देता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड, और अब क्योंकि वो सादा लोगों को आने देता था, तो बादशाह को तो क्योंकि आंसर चाहिए थे, तो ये अपनी बादशाह वाले लिबास में तो नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बादशाहों को पसंद नहीं करता था, वो सादा आम लोगों को पसंद करता था। सो द किंग पुट द सिंपल क्लॉथ्स। अब बादशाह ने सादा कपड़े पहन लिए। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और वो कहाँ पहुंच गया? उसके हुजरे के सामने पहुंच गया, उसकी कोठरी के सामने पहुंच गया, ठीक है, उस दाना आदमी की। डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। और डिसमाउंटेड का मतलब होता है किसी चीज पे जब आप सवार हों, जब आप उतरते हैं तो उसे कहते हैं डिसमाउंटेड। तो फिर क्या हुआ? वो अपने घोड़े से उतरा, लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड। और उसने अपने बॉडी गार्ड भी पीछे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो सादा लोगों से मिलता था, अगर ये अपने गार्ड लेके जाता तो उसे पता चल जाता कि ये तो कोई बड़े लेवल की चीज है। ही वेंट ऑन अलोन। और फिर वो अकेला उसकी तरफ चला गया। when the king approached when the king approached। अब जब, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मीनिंग नजर नहीं आ रहे, ठीक है। एंड व्हेन द किंग अप्रोच्ड, और जब वो बादशाह पहुंचा, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वो जो दाना आदमी था, वो हट किसको कहते हैं? झोंपड़ी को कहते हैं, कोठरी को कहते हैं। वो अपनी कोठरी के सामने जमीन खोद रहा था। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। जैसे ही उसने उसको देखा, बादशाह को, उसने सलाम किया और फिर अपनी खुदाई जारी की। फिर वही जो काम वो खुदाई का कर रहा था वो करने लगा। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक। फ्रेल भी वीक को ही कहते हैं, ठीक है। जो वो दाना आदमी था वो बहुत ही कमजोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड। स्टक का मतलब होता है लगाना, ठीक है, जब फंस जाती है कोई चीज, ठीक है। ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड, स्पेड कहते हैं बेलचे को जिससे जमीन खोदी जाती, इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड इनटू अ लिटिल अर्थ। और जब भी वो बेचारा, क्योंकि कमजोर इतना था, जैसे ही वो बेलचा मारता था वो जमीन में फंस जाता था। एंड टर्न इनटू अ लिटिल अर्थ, और वो थोड़ी थोड़ी जमीन को उखाड़ता था। ही ब्रीथ, उसने सांस लिया। हैविली, उसने एक जोरदार सांस लिया। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, और बादशाह उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, ए दाना इंसान, टू आस्क यू आंसर द थ्री क्वेश्चन, कि मैं तुमसे, मेरे तीन सवालात हैं ताकि मैं उनका जवाब जान सकूं, उनके जवाबात जान सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मुझे ये कैसे पता चल सकता है कि किसी भी काम को करने का सही वक्त कौन सा है? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है? एंड टू whom शुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन द रेस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनको मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए? एंड और व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और वो कौन से अहम काम हैं जिनकी तरफ मुझे खास तवज्जो देनी चाहिए? द हर्मिट लिसन टू द किंग। और आपको पता है जब दाना आदमी होते हैं तो वो किसी भी बात का जवाब अपने तरीके से देते हैं। तो उसने वो बातें तो सुन ली, बट आंसर्ड नथिंग, लेकिन वो चुप रहा, जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड द डिगिंग। और वो क्या करता था? अपने हाथ पे थूकता था, उसको फिर रब करके दोबारा वो अपना बेलचा पकड़ के अपना काम शुरू करता था। रिकमेंस्ड का क्या मतलब होता है? अपना काम दोबारा शुरू करना। यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे, सेड द किंग, बादशाह ने उसे कहा। लेट मी टेक द स्पेड, ये बेलचा मुझे दे दे, एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और मैं आपके लिए काम कर सकूं। तो वो, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि
ज़ोरदार सांस ले रहा है, फिर बेचारा कमज़ोर भी है, फिर जब ये बेलचा मारता है वो ज़मीन में फंस भी जाता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा रहा है। तो उसने क्या कहा, लेट मी टेक द स्पेड, ये बेलचा मुझे दे दें ताकि मैं आपके लिए आपकी हेल्प कर सकूं या खुदाई कर सकूं। थैंक्स, शुक्रिया, सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने उसे क्या कहा, नहीं बहुत शुक्रिया, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और फिर नहीं, उसने फिर क्या किया, बेलचा उसको दे दिया कि शुक्रिया। और उसने जैसे ही बेलचा उसको दिया, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो खुद जमीन पे बैठ गया। व्हेन ही हैड डग्स टू बेड्स, अब ये जो बेड्स है, जो क्यारियां होती हैं, आपने अगर फसलों की क्यारियां देखी हों तो उसको क्या कहते हैं, जो खेत की क्यारियां होती हैं या खेत होते हैं उनको बेड्स कहते हैं। व्हेन ही हैड डग टू बेड्स, जब उसने दो खेत की क्यारियां वो खोद चुका था, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर अब काम तो कर रहा था, बादशाह रुका और फिर उसने दोबारा अपने दोहराए जो सवाल उसने पहले पूछे, जो कि हर्मिट ने इग्नोर किए, इसने दोबारा अपने वही सवाल दोहराए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, उसने दोबारा भी इग्नोर किया, उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बट रोज, और उठा, स्ट्रेच्ड आउट ऑफ हिज हैंड, और उसने अपने हाथ फैलाए, हाथ बढ़ाए, टू द फॉर द स्पेड, बेलचे की तरफ, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसने अपने हाथ फैलाए बेलचे की तरफ। इसने जैसे ही दोबारा क्वेश्चन पूछे, वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसने बेलचे की तरफ हाथ फैलाया एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, और अब उसने बादशाह से कहा कि तुम थोड़ा आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन बादशाह ने उसे बेलचा नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो उसने खुदाई जारी रखी। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा गुजरा, एंड एन अदर, फिर दूसरा घंटा गुजरा। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, और अब तो सूरज भी गरूब होना शुरू हो गया था, ठीक है। बिहाइंड द ट्रीज के दरख्तों के पार अब तो सूरज भी डूबना शुरू हो गया था। एंड द किंग, और ये जो मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंक का मतलब है ये, ठीक है, सिंक का मतलब होता है गरूब होना, तो ये गलत है, ये ठीक कर लीजिएगा। जी, तो sank behind the and the king at last stuck the spade into the ground, और फिर अब बादशाह ने क्या किया कि वही बेलचा उसने जमीन में रोक दिया, एंड said, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, ए दाना आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि आप मेरे सवालात के जवाब दें। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर तुम किसी का जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ये बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं वापस घर चला जाऊं। हियर कम्स सम रनिंग, हेयर कम्स समवन रनिंग, अब यही इसी दौरान जब वो बात कर रहे, कोई दौड़ते हुए आता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट से कहता है, लेट अस सी हु इट इज, अब हर्मिट कहता है, जब कोई वैसे ये आप काम कर रहे हैं, वो इसको कह रहा है कि अगर आप मुझे आंसर नहीं करना चाहते तो मुझे बता दें, ताकि मैं घर की तरफ अपने चला जाऊं। तो ये इसी दौरान ये देखते हैं कि कोई भागता हुआ आ रहा है, तो हर्मिट कहते हैं, मुझे देखने दो कि ये कौन है। The king turned around and saw a bearded man come running out of the wood. बादशाह जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि एक दाढ़ी के साथ इंसान जंगल से भागता हुआ आ रहा है। The man held his hands pressed against his stomach. तो वो जो इंसान आ रहा था, उसने अपने हाथ कहाँ पे, अपने पेट पे, मैदे के साथ उसने रखे हुए थे, और उसने जोर से दबाए हुए थे। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथों से नीचे खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो बादशाह के पास पहुंचा, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड, और वो बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। मोर्निंग फीबली, मोर्निंग का मतलब है आहोजारी करना, ठीक है, दर्द बयान करना। और वो क्या करा रहा था, फीबली, कमजोरी से, क्योंकि उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था, और अब वो करा रहा था दर्द से। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लॉथिंग, तो उन्होंने क्या किया, बादशाह और उस दाना आदमी ने क्या किया, अनफास्टेंड द मैन्स क्लॉथिंग, तो उन्होंने उसके कपड़े उतारे देखने के लिए कि उसे कहाँ जख्म है, कहाँ से खून आ रहा है। देयर वॉज ए लार्ज वूंड इन हिज स्टमक, और उसके मैदे में एक बहुत बड़ा जख्म था।
द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, और बादशाह ने उसका जख्म धोया जितना बेहतरीन अंदाज से वो धो सकता था, एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, और फिर उसने अपने हाथ के रुमाल के साथ उसको पट्टी की, हाथ का रुमाल उस पे बांध दिया, एंड विद अ टॉवल द हर्मिट हैड, और फिर उसके ऊपर उसने एक तौलिया बांध लिया जो किसके पास था, जो उस दाना आदमी के पास था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून का बहना नहीं रोक रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विद द वार्म ब्लड। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा था, जो बादशाह था वो बार बार भिगो रहा था, पट्टी को भिगो रहा था ताकि वो खून रुक जाए, एंड वाश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड, और वो उसको धो के दोबारा रख रहा था ताकि किसी ना किसी तरह जख्म का खून रुक जाए। When at last the blood ceased flowing, और जब आखिरकार खून बहना रुका, द मैन रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है कि दोबारा सांस लेना, दोबारा एक खोई हुई हालत, जो कमज़ोर हालत होती है उससे थोड़ा सा सांस की तरफ आना। द मैन रिवाइव्ड, तो उस इंसान ने सांस लिया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा कि पानी वगैरह मुझे दे दें। द किंग ब्रॉट द फ्रेश वाटर, जो बादशाह था वो ताज़ा पानी लाया, एंड गेव इट टू हिम, तो उस आदमी को उसने वो पानी दे दिया। मीनवाइल, इसी दौरान, द सन हैड सेट, सूरज गरूब हो चुका था, एंड इट हैड बिकम कोल्ड, और अब सर्दी भी हो गई थी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, तो अब बादशाह ने उस दना की मदद से, दना आदमी की मदद से, कैरेड द वुंडेड मैन इनटू द हट, के उसे दना आदमी के साथ मिलके उसे उठा के उसकी झोंपड़ी में ले गए, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटाया। लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटे हुए, द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की, एंड वाज क्वाइट, और वो बिल्कुल खामोश था। बट द किंग वाज सो टायर्ड फ्रॉम हिज वॉक, लेकिन अपनी वॉक से, पैदल चलने की वजह से, जो बादशाह था वो इतना थका हुआ था, एंड फ्रॉम द वर्क, और अपने काम से, ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड। क्राउच्ड का क्या मतलब होता है, झुका हुआ होना, क्योंकि वो वॉक करके आया था, फिर उसने उसके साथ काम भी बहुत ज़्यादा किया, बेलचा चलाया, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही क्राउच्ड डाउन, वो नीचे की तरफ झुका, ऑन द थ्रेशोल्ड, दहलीज पर, एंड आल्सो फेल एज़लीप, और उसे गहरी नींद आ गई। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, तो अचानक ही वो खामोशी से उस सर्दी की रात सो गया। व्हेन ही वोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह जागा, ठीक है, अब बादशाह को देखें, क्योंकि ये तो बड़े नाजुक लोग होते हैं, इन्होंने तो कभी काम ही नहीं किया होता, और इस बेचारे को बेलचा चलाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है इसने तो सोना था। थके हुए बंदे को वैसे ही पता नहीं चलता कि वो कहाँ सो गया है। जो बादशाह महल में सोता था उसे एक झोंपड़ी में नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ठीक है, व्हेन ही वोक इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह जागा, इट वाज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज, अब ये भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था और वो कहाँ पे था। ठीक है, क्योंकि वो तो झोंपड़ी में सो गया था, बादशाह तो हमेशा महल में उठते हैं। और हु वाज द स्ट्रेंज बेडेड मैन, और वो कौन अजनबी आदमी था दाढ़ी के साथ, लाइंग ऑन द बेड, जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है, एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विद द शाइनिंग आईज। ठीक है, गेजिंग का मतलब होता है टिकटकी बांध के देखना, गौर से देखना। इंटेंट किसको कहते हैं, तवज्जो या ध्यान से देखना। ठीक है, अब जैसे इसकी आंख खुली, जाहिर सी बात है उस बेचारे की इन्होंने हेल्प की है, उसको पट्टी की है, बार बार कपड़ा धो के भिगो के उसके जख्मों पे लगाया है, तो उसने तो मोहसन की अपने एहसान फरामोश तो वो नहीं था, उसने तो मोहसन की नज़रों से देखना था कि ये तो मोहसन, इन्होंने मेरी जान बचाई है। ठीक है, तो वो चमकती आंखों से क्या कर रहा था, उसी बादशाह को देख रहा था। फार गिव मी, ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड कामाज में आ गई है, तो इसका मतलब है ये किसी के डायरेक्ट वर्ड है। अब वही बंदा क्या कहता है, फार गिव मी, मुझे माफ कर दें, सेड द बेडेड मैन, दाढ़ी वाले इंसान ने कहा, इन अ वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में। ठीक है, जख्म भी था, फिर सोया हुआ भी था, उसने कहा है मुझे माफ कर दें, अपनी एक कमजोर आवाज में कहा। When he saw that the king was awake and was looking at him, और ये उसने उस वक्त कहा कि जब उसे ने देखा कि बादशाह जाग गया है और उसकी तरफ देख रहा है। आई डू नॉट नो यू
मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। ठीक है, उसने कहा है, अपनी चमकती हुई आंखों से टिकटिकी बांध के उसने कहा है कि मुझे माफ कर दें। तो बादशाह ने क्या कहा, मेरे पास माफ करने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ यूअर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू। ठीक है, और वो कहता है कि मैं आपका एक दुश्मन हूँ जिसने खुद के साथ एक वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। और वो क्या वजह थी, क्यों? क्योंकि बादशाहों के तो इतने मसाइल होते हैं, उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन ये जो बंदा था जिसको इन्होंने पट्टी की, ये ऐसा बंदा था कि जिसने कसम खाई थी कि वो बादशाह से बदला लेगा। किस चीज़ का? क्योंकि बादशाह ने कभी उसके भाई को सूली चढ़ाया था। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सूली चढ़ाना, कत्ल करना, खत्म करना। ठीक है, हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और फिर उसने क्या कर लिया था, उसकी जायदाद पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, आई न्यू यू गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और वही बंदा आप बता रहा है, क्योंकि मुझे पता चला कि आप एक इस हर्मिट के पास, इस दाना आदमी के पास अकेले आए हुए हैं, एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। और फिर मैंने ये सोचा, रिजॉल्व का मतलब क्या है कि उस जो कसम मैंने खाई थी, मैंने कहा आज इसका हल निकालते हैं। तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया कि तुम्हें कत्ल कर सकूं, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। ठीक है, ये भी वेट करता रहा कि बादशाह अकेला गया, वापस आएगा तो मैं मारूंगा, लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम द एम्बुश टू फाइंड यू। तो कहता है कि मैं फिर क्या हुआ कि खुफिया हमले से, एम्बुश किसे कहते हैं कि जब आप किसी पे अटैक करने के लिए झाड़ू वगैरह में छुप के बैठे हो। तो कहता है कि मैं फिर अपनी छुपी हुई जगह से निकला, एंड केम अप योर बॉडीगार्ड, और उसी वक्त आपके मुहाफिज आ गए, एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, फिर उन्होंने मुझे जख्मी किया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे तो बच निकला। दे शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, और उन्होंने मेरी जान ले ली होती, जो उन्होंने मुझे जख्म दिया उससे मेरी जान चली गई होती अगर आपने मुझे पट्टी ना की होती। आई विश यू आई विश टू किल यू, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपको कत्ल करूं, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको कत्ल करने आया था और आपने मेरी जान बचा ली। अब ये वो बंदा है जो बादशाह को मारने आया था और बादशाह का वेट करता रहा, बादशाह आएगा, लेकिन बादशाह तो हरमेट के पास रहा, वो काम करता रहा, वापस नहीं गया, तो वो बाहर निकला। बादशाह को पता नहीं था कि ये मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन उसके गार्ड्स को पता था कि ये बादशाह का दुश्मन है, इसलिए उन्होंने उसे खंजर वगैरह मारा या जो भी चीज मारी। तो कहते हैं मैं आपको कत्ल करने आया था और आपने तो मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा रहूं, एंड इफ यू विश इट, और अगर ये आप चाहें, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथ स्लेव, और मैं बड़े ईमान के साथ आपका एक गुलाम बन के रहूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। ठीक है, बता रहा है उसको, एंड विल बिड माई सन डू द सेम, और मैं अपनी औलाद को भी यही कहूंगा, बेटों को, कि वो भी आपकी खिदमत करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily, और बादशाह जो था वो बहुत खुश हुआ कि अपने दुश्मन के साथ कि अमन का मुआहदा करके, एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर हिज फ्रेंड, और गेन का मतलब होता है हासिल करना, और उसे एक दोस्त मिल गया था। एंड ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, और बादशाह ने ना उसे सिर्फ माफ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, और फिर उसने कहा है कि वो बादशाह अपने तबीब भेजेगा जो उसका इलाज करेंगे, उसके ज़ख्म की देखभाल करेंगे, एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और फिर बादशाह ने ये भी वादा किया कि वो उसकी जायदाद भी वापस कर देगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, ठीक है, और उसने फिर उस जख्मी की, लीव कहते हैं कि किसी चीज़ की जब इजाज़त लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और आप उनसे चाहते हैं कि मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, आई विल टेक योर लीव। ठीक है, तो मैं तो कहता है हैविंग टेकन लीव फ्रॉम द वुंडेड मैन, और उसने जख्मी आदमी से रुखसत लेते हुए, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च,
पोर्च इसको कहते हैं जिसे हम बरामदा वगैरह कहते हैं, ठीक है। किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च, कि वो बरामदे से बाहर गया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और इधर उधर उस दाना आदमी को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, कि वो दोबारा इस बात की दरख्वास्त कर सके कि मेरी बातों का मुझे जवाब मिल जाए, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। तो ये जो वर्ड है मोस्टली, एक बात याद रखें, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। तो इसलिए जब भी हम कभी एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम एप्लीकेशन में भी यही लिखते हैं, आई बेग टू से दैट। अब ये बेग क्योंकि हम ट्रांसलेशन हमें की जाती है, तो मुझे तो ये लफ्ज़ सख्त नापसंद है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि कभी भी टीचर को, प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी हो तो ये मत कहें आई बेग टू से दैट, इट इज़ रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये बेग का मतलब होता है भीख मांगना, इसकी ट्रांसलेशन हम जैसे भी करते हैं, लेकिन ये, इसको मैं आपको कहूँगा कि ये कभी भी यूज़ ना किया करें। एंड आंसर टू क्वेश्चन ही हैड पुट, कि जो उसने सवालात उसके आगे रखे थे उनका वो जवाब ले। द हर्मिट वाज आउटसाइड, और वो दाना आदमी बाहर था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे, सोइंग सीड्स इनटू द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। अब वो घुटनों के बल बैठा था, वही दाना आदमी। अब वो कर क्या रहा था, जो कालीन ने खुदाई की थी उसी में वो क्या कर रहा था, अब वो बीज उगा रहा था, ठीक है। सोइंग का मतलब है वो बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, बादशाह उसके पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी दफ़ा, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, ए दाना आदमी, मैं ये कहता हूँ कि आखिरी दफ़ा प्लीज़ मेरे सवालात का जवाब दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब ये वो क्या कह रहा है कि आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल चुके, ठीक है। क्योंकि आप देखें, हर्मिट था, वो दाना था, पहले इसने 3 दफ़ा उससे सवालों के जवाब पूछे, उसने जवाब नहीं दिया, और अब उसने कहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो जवाब पहले दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, फिर अपनी कमजोर टांगों पर झुकते हुए, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और बादशाह की तरफ देखते हुए, हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ था, ठीक है। हाउ आंसर्ड, बादशाह ने कहा कैसे उनके जवाब दिए जा चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आस्क द किंग, बादशाह ने कहा, ठीक है। डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं सकते, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ये कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, कि अगर तुमने मेरी कमजोरी पे तरस ना खाया होता, ठीक है। पिटीड का मतलब क्या होता है, तरस खाना। अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पे तरस ना खाया होता, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये खेत ना खोदा होता, ठीक है, बट हैड गॉन यूर वे, और आप अपने रास्ते पे चल दिए होते। क्यों, क्योंकि आपने तो मुझसे 2-3 दफ़ा, वो क्या कह रहा है कि तुम 3-4 दफ़ा मुझसे क्वेश्चन के आंसर पूछे और मैंने नहीं दिया, इस वजह से तुम रुके रहे, ठीक है, ताकि मैं सवालों के जवाब लेके जाऊं। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अगर तुम उसी वक्त चले जाते तो उस आदमी ने तुम पे हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और फिर तुम इस बात पे पछताते कि मैं हर्मिट के साथ क्यों नहीं रुका, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो तुम्हारे लिए सबसे जो कीमती वक्त था वो था कि जब तुम खेत खोद रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे ख़ास आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज, और मेरे साथ अच्छाई करके, टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छाई करना तुम्हारा सबसे अहम काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी भागा हमारी तरफ, भागता हुआ आया हमारी तरफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर अटेंडिंग टू हिम, और सबसे जो अहम वक्त था वो था कि जब तुम उसको तवज्जो से देख रहे थे। फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स, वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, ठीक है। तो कहता है, आप अगर तुम उसकी तरफ ना बढ़े होते और तुमने उसके जख्म पे पट्टी ना बांधी होती तो वो बेचारा मर गया होता। अब ये जो वो वक्त था, ये क्या था, ये बहुत ही अहम था, और वो इंसान भी अहम था और तुम भी अहम थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो वो जो बंदा है, वो जो जख्मी है, वो क्या है, वो सबसे अहम आदमी था।
एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके साथ किया वही तुम्हारा सबसे बेहतरीन और अहम काम था। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ। एक बात याद रखो, एक ही वक्त है जो कीमती है और वो है अब। जिस लम्हे में आप हैं, अब का जो लफ्ज है, अब का जो लम्हा है, नाउ, ये कीमती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। यही वो लम्हा है जिस वक्त हमारे पास कुछ ताकत होती है। ठीक है, अब देखें, आप अपने ना माजी में कुछ कर सकते हैं, ना ही आप अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। इसी वक्त आपके पास जो नाउ है, अब का जो लम्हा है, इसी वक्त आपके पास पावर है, आप कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विद whom यू आर। और आपके लिए सबसे अहम आदमी वो है जो आपके सामने है। तो मैं भी हमेशा यही कहता होता हूँ कि सबसे अहम जो लोग होते हैं आपके, वो होते हैं जो आपके साथ बैठे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हमारा सबसे अहम रिश्ता है, सबसे अहम, मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा माँ बाप का, ये वो, लेकिन मुझे आजकल लगता है कि सबसे जो अहम रिश्ता है वो किसका है आजकल? अंगूठे और टच का है। ये टच और अंगूठा एक दूसरे से थकते ही नहीं। महफिलों में मैंने ऑब्जर्व किया है, बेचारे जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता, पहले तो वो सर्च करते हैं कि कोई उनको हॉटस्पॉट दे दे। अगर उनको हॉटस्पॉट नहीं भी नहीं मिलता तो वो बेचारे अपनी ही गैलरी खोल के पुरानी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोबाइल ने हमें इतना गर्क किया है कि हमारे सामने लाइव लोग बैठे होते हैं, बजाय उनसे गपशप करें, उनके हाल पूछें, अपने हाल नहीं, हमारा अंगूठे और टच का रिश्ता ही इतना मजबूत हो गया है। ठीक है, विद whom यू आर। और आपके लिए अहम तरीन लोग वो हैं जिनके साथ आप होते हैं। फॉर नो मैन, किसी भी आदमी के लिए, नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स। ठीक है, फॉर नो मैन नोज, कोई भी आदमी नहीं जानता वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम नहीं जानते किसके साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। तो आपके सामने जो है वही आपके लिए कीमती है, वही इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे अहम मामला ये है कि आप उस बंदे के साथ अच्छाई करें, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। यही वो मकसद है जिसके लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि जो सबसे वक्त कीमती होता है वो कौन सा होता है? वो नौ होता है, अब का लम्हा होता है। और जो सबसे कीमती लोग होते हैं वो होते हैं जो आपके सामने होते हैं। ठीक है, और आपने करना क्या होता है? जो उस वक्त आपने काम करना होता है वो आपका सबसे अहम काम होता है। होपफुली मैंने चीज़ें आपके लिए आसान की होंगी। अगर आपको कोई चीज़ बेहतर लगी हो, समझ आई हो, तो अप्रिशिएट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको लगे कि वीडियो को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए भी सजेशन ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।